बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में स्वागत आप सबका। नई चीज स्टार्ट करते हैं, मांग और मांग का नियम। मांग का नियम। कल हमने फिनिश किया था उपभोक्ता का संतुलन, और लगभग उससे उसी चैप्टर का हिस्सा है मांग और मांग का नियम वैसे तो, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अलग चैप्टर मान के जो है आपको करूँगा। साधारण बोलचाल की भाषा में जब बात करते हैं ना मांग की, तो कुछ शब्द आप सोच के देखिए। मांग से मिलते जुलते शब्द इच्छा, दूसरी चीज है आवश्यकता, और तीसरी चीज है मांग। इच्छा और आवश्यकता में थोड़ा सा फर्क हो। कुछ भी इच्छा हो सकती है, भले ही वो हमारे सामर्थ्य में है या नहीं। किसी की इच्छा होती है उसका पर्सनल हेलीकॉप्टर हो, लेकिन हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, तब वो आपकी इच्छा पूरी हो जरूरी। आवश्यकता की बात जब आती है तो उसमें पर्याप्त धनराशि हो सकती है आपके पास, पर्याप्त धनराशि हो सकती है, यानी आपकी क्षमता के अंदर है वो आवश्यकता। और इन दोनों से मिलके शब्द बना है मांग। मांग यानी वो आवश्यकता जिस पर आप धनराशि खर्च करेंगे, आपके पास पर्याप्त धनराशि है और धनराशि खर्च करने की इच्छा शक्ति भी है आपके पास। मांग तब तक नहीं बनती जब तक उस धनराशि को खर्च करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी। मान लीजिए किसी के पास रुपए धन पैसा तो पड़ा है, लेकिन वो किसी वस्तु पर खर्च करने की इच्छा नहीं है, उसकी नीयत नहीं है कि उस पर खर्च करे, तब वो मांग नहीं बनेगी। मांग के लिए पर्याप्त धनराशि होना जरूरी है, उस धनराशि को खर्च करने की इच्छा होना जरूरी है, साथ में एक निर्धारित समय का होना भी जरूरी है। तो ये जब बनता है तो इसको कहते हैं मांग। यानी मांग में जो तत्व होंगे, एक प्रश्न बनता है मांग के तत्व। मांग के तत्व, तो मांग के तत्व में पहली बात है उस वस्तु को खरीदने की इच्छा। क्योंकि सबसे पहली बात तो यही होगी कि मांग तब बनेगी जब किसी भी वस्तु को खरीदने की हमारी इच्छा होगी। इच्छा ही नहीं होगी तो जो भी सामान, बहुत सारे बेचने वाले हमारे गांव में आते हैं, शहर में आते हैं बहुत, तो लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती, हम पूछते ही नहीं उससे क्या कीमत है। दूसरी बात, उसको क्रय करने के लिए, उसको खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। कहने का मतलब आपके पास धन होना चाहिए। तीसरी बात, उसके ऊपर क्रय करने के लिए आपको धनराशि जो भी है वो खर्च करने के लिए या व्यय करने के लिए या खरीदने की तत्परता, व्यय करने की तत्परता। यानी धन तो है, लेकिन आप चाहते हैं कि उस पर धन खर्च किया जाए। चौथी बात, कीमत पर भी निर्भर करता है, उसकी कीमत आपकी लिमिट में होनी चाहिए। और पांचवी बात जो है, समय की भी बात आती है कि कौन से समय की बात, कौन से समय पर हमें वो वस्तु खरीदनी है। इसलिए वो इन पांच तत्वों से जो है वो मांग बनती है। यानी मांग से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निर्धारित समय में दी गई कीमत पर, यानी ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक निर्धारित समय में दी गई कीमत पर
कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और इच्छा रखने के साथ साथ वो खरीदने के लिए समर्थ भी है। दोनों चीजें हैं, खरीदने की इच्छा भी रखता है और खरीदने के लिए केपेबल भी है, खरीदने के लिए समर्थ भी है, तब जाके वो मांग बनेगी। ये तो हुए मांग के तत्व और मांग की परिभाषा। मांग दो प्रकार की होती है बेटा। मांग के प्रकार की बात करें तो सबसे पहली बात व्यक्तिगत मांग, और दूसरी बात बाजार। व्यक्तिगत मांग का मतलब किसी एक व्यक्ति से संबंधित जो मांग है, एक फर्म से संबंधित जो मांग है, वो व्यक्तिगत मांग। हम बाजार जाते हैं, क्या क्या सामान खरीद के लाते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत मांग। और जितने भी व्यक्ति बाजार जाके खरीद के लाते हैं कि पर्सन ए जो है वो कुछ मात्रा खरीद के लाया, पर्सन बी जो है वो कुछ मात्रा खरीद के लाया, दूसरी दुकान से इतनी मात्रा खरीदी, और सारे व्यक्तियों की मांग को अगर जोड़ दें तो वो हो जाएगी उस बाजार की मांग, उस बाजार की मांग। यानी एक व्यक्ति की मांग व्यक्तिगत मांग, और जितना भी खरीदा जाए उस सभी व्यक्तियों की मांग का अगर जोड़ कर दें तो हम जो है उसको व्यक्तिगत बाजार मांग कहते हैं। अब मांग के निर्धारक तत्व, कि मांग का निर्धारण किससे होता है। मांग के निर्धारक तत्व, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपकी मांग निर्धारित होती है। ये व्यक्तिगत मांग के संदर्भ में बात करें सबसे पहले, कि व्यक्तिगत मांग के निर्धारक तत्व, व्यक्तिगत मांग के निर्धारक तत्व, तो सबसे पहला है वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक या वस्तु की मांग के निर्धारक तत्व। तो सबसे पहला है वस्तु की कीमत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत जो है किसी भी वस्तु की मांग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अगर कीमत ज्यादा होगी, कीमत ज्यादा होगी कहने का मतलब वस्तु महंगी होगी, वस्तु महंगी होगी तो लोग कम खरीदेंगे। कहने का मतलब किसी भी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है, और इन दोनों के बीच में व्युत्क्रम संबंध होता है। मांग और कीमत के बीच में व्युत्क्रम का मतलब उल्टा संबंध होता है। मांग, अगर कीमत बढ़ गई ना, महंगी हो गई, तो मांग कम करेंगे, और सस्ती हो गई तो लोग खरीदने के लिए ज्यादा तत्पर होंगे। ठीक है। तो पहली बात, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले या व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनमें है वस्तु की कीमत। दूसरी बात, पहली तो हो गई वस्तु की कीमत, दूसरी हो जाएगी संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमतों से भी आपकी मांग प्रभावित होती है। सबसे पहली बात ये देखेंगे कि संबंधित वस्तुएं होती क्या हैं। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो जिनको कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तुओं को कभी कभी प्रतियोगी वस्तुएं भी कहा जाता है। और दूसरी होती है पूरक वस्तुएं, सप्लीमेंट्री गुड्स, जिनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिनको कहते हैं, पूरक वस्तुएं। ठीक है। स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग की जा सकती है। यानी स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब ऐसी दो वस्तुएं या दो से ज्यादा वस्तुएं कि अगर पहली वस्तु, वस्तु ए जो है किसी कारण से महंगी हो गई या किसी कारण से आपको नहीं मिल रही है, तो उसके स्थान पर बी वस्तु का उपभोग किया जा सकता है। यानी इसका अल्टरनेट है कि ए नहीं मिली तो बी से काम चला लेंगे, ए महंगी हो गई तो बी खरीद लेंगे। ऐसी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं। कहने का मतलब, एक व्यक्ति शादी में जाता है, वो कॉफी का शौकीन,
जब उसको वहां पे कॉफी नहीं मिलती तो साइड में चाय बन रही होती है, तो चाय पी लिया। ये कॉफी और चाय जो है वो स्थानापन्न प्रतियोगी वस्तु है। एक व्यक्ति गुड डे बिस्किट खाने का शौकीन है, लेकिन किसी दिन नहीं मिले। वो बाबा रामदेव वाले दूध बिस्किट से काम चलाता है, पार्ले जी से काम चलाता है। ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। और स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होगा बेटा, किस तरह से स्थानापन्न वस्तुएं जो हैं मांग को प्रभावित करती हैं, किस तरह से मांग को प्रभावित करते हैं देखेंगे। एक चीज को समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे। वैसे तो चैप्टर पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब की बार इस परीक्षा के नजरिए से देखें तो इसकी एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए दो उदाहरण की बात करें हम, चाय और कॉफी। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है चाय की मांग कर रहा है, कॉफी की मांग जो है वो नहीं कर रहा है। चाय की दुकान पे चाय का एक कप आपको 10 रुपए में मिल रहा है और कॉफी जो है 20 रुपए में। हमने कहा संबंधित वस्तुओं की कीमतें, संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, स्थानापन्न और पूरक। तो ये स्थानापन्न की बात जब हम करेंगे तो स्थानापन्न वस्तुओं में चाय और कॉफी का उदाहरण ले रहे हैं। चाय की कीमत 10 रुपए और कॉफी की कीमत 20 रुपए। हमने कहा कि अगर संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाए तो उस वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए चाय है, चाय की कीमत 10 रुपए है, कॉफी की कीमत 20 रुपए, और कॉफी सस्ती हो गई और कॉफी 10 रुपए में आने लग गई और चाय की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लोग चाय पीने वाले, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है, कॉफी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है जैसा माना जाता है। हालांकि मेरे लिए नहीं, जो चाय पीने का शौकीन है, कॉफी अच्छी नहीं लगती मुझे। तो कॉफी सस्ती हो गई तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखाना, कॉफी पियेंगे हम, तो लोग चाय की डिमांड को कम कर देंगे। किस तरफ भागेंगे, सारे के सारे यहाँ वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इधर आए कॉफी की तरफ और यहां से भाग जाएंगे। कहने का मतलब इस वस्तु की कीमत गिरी तो लोग इसकी मांग को कम कर दिया। या दूसरी तरह से इसको भी कह सकते हैं कि चाय की कीमत 10 रुपए थी, कॉफी की कीमत 20 रुपए थी, इसकी कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ और चाय की कीमत 20 रुपए हो गई। चाय की कीमत 20 रुपए हो गई, लोग इधर जाएंगे, अरे 20 रुपए में पीनी है तो कॉफी क्यों नहीं पी। तो ये संबंधित वस्तुओं की कीमतें जो हैं, एक वस्तु की कीमत बढ़ी तो दूसरी की डिमांड बढ़ गई, एक वस्तु की कीमत घटी तो दूसरी की डिमांड। ये संबंधित वस्तुओं में स्थानापन्न वस्तुओं की बात आई। अगर पूरक वस्तुओं के संदर्भ में कैसा होता है, ये तो बात हुई स्थानापन्न की, और दूसरी बात पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है, जिनका उपभोग संयुक्त रूप से किया जाता है, जिनका उपभोग संयुक्त रूप से किया जाता है। एक वस्तु ए, दूसरी वस्तु बी, जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मैं आऊंगा। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और रहेंगे तो वो मजा नहीं। यानी पूरक, पेन, फाउंटेन पेन, स्याही, चाय, बिस्किट, ये चीज स्याही के बिना पेन अधूरा है और चाय के बिना बिस्किट अधूरे हैं। एक ला बिस्किट सूखा को खाए चाय में डुबो डुबो के और फिर बिस्किट खाएंगे, सीधी सी बात है।
अब ये किस प्रकार से प्रभावित होंगे? स्याही की कीमतें बढ़ गई, स्याही की कीमतें बढ़ गई, स्याही महंगी हो गई तो पेन को यूज करना महंगा हो जाएगा, लोग इसकी कीमत, इसकी मांग को गिरा देंगे, इसकी मांग को गिरा देंगे। इसकी कीमत बढ़ी, इसकी मांग घटेगी, इसकी कीमत घटी, इसकी मांग बढ़ेगी। यानी इस मामले में बिल्कुल ऊपर वाले से उल्टा है, स्थानापन्न वस्तुओं से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे भी वही बात है, बिस्किट महंगे हो जाएंगे, लोग चाय पीना कम कर देंगे, इसकी कीमत, इसकी मांग जो है वो गिर जाएगी। तो ये बात होगी संबंधित वस्तुओं की कीमत। यानी आपके मांग के निर्धारक तत्व में दो बिल्कुल क्लियर हो गए, एक तो वस्तु की कीमत और एक संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत चेंज होते ही उस वस्तु की मांग में फर्क पड़ जाता है। तीसरी बात, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय का भी मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय का मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात अगर करें, हम सामान्य वस्तुओं की बात कर लेते हैं। अगर सामान्य वस्तुओं की बात करें तो आय बढ़ने के साथ साथ मेरी जेब में पैसा बढ़ा तो सीधी सी बात है कि मैं कुछ वस्तुएं ज्यादा खरीदूंगा, यानी मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है। अब सामान्य वस्तुओं की बात जब करते हैं तो ये मान लीजिए कि हम तीन प्रकार की वस्तुओं का जिक्र यहां पे करेंगे। तीन प्रकार की वस्तुओं का जिक्र करेंगे। वस्तुएं तीन प्रकार की, कौन कौन सी? एक तो सामान्य वस्तुएं, या यूं मान लीजिए अनिवार्य वस्तुएं। दूसरी वस्तुएं जो जिनको हम कहते हैं निकृष्ट, इंफीरियरिटी, जो इंफीरियर गुड्स जिनको हम कहते हैं, या गिफिन गुड्स भी कहते हैं, गिफिन वस्तुएं भी इनको कहते हैं। और तीसरे प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो हैं विलासिता पूर्ण वस्तुएं या विलासिता की वस्तुएं। अब विलासिता की वस्तुओं पर क्या होगा, निकृष्ट वस्तुओं पर क्या होगा, अनिवार्य वस्तुओं पर उपभोक्ता की आय का क्या प्रभाव पड़ेगा? आय बढ़ेगी तो अनिवार्य वस्तुओं पर व्यक्ति ज्यादा खर्च करेगा एक निर्धारित लिमिट तक, एक निर्धारित सीमा तक। आय बढ़ने के साथ साथ एक निर्धारित सीमा तक अनिवार्य वस्तुओं पर ज्यादा खर्च करेगा, यानी एक निर्धारित सीमा तक मांग बढ़ती है आय बढ़ने के साथ साथ। मान लीजिए कोई व्यक्ति गेहूं खरीद रहा है, अनिवार्य वस्तु है। खाने पीने की चीजें खरीद, सब्जियां खरीद रहा है, अनिवार्य वस्तु है। दूध खरीद रहा है, अनिवार्य वस्तु है। छाछ खरीद रहा है, अनिवार्य वस्तु है। और कोई भी सामान जो है, हमारे कपड़े हैं, वो अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में आते हैं। तो इनके ऊपर जैसे जैसे आय बढ़ेगी एक लिमिट तक मांग बढ़ती जाए। लेकिन मान लीजिए एक घर में पूरे साल का 5 क्विंटल गेहूं यूज हो रहा है और उसने आय बढ़ने के साथ साथ गेहूं खरीद लिए, तो 5 क्विंटल तक तो खरीद लिए, उसके बाद में खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। यानी उसके बाद में जरूरी नहीं है कि उसकी मांग बढ़े। दूसरी बात, जिनको हम निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं, जिनको हम घटिया वस्तुओं के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम गिफ्टिन वस्तुओं के नाम से भी जानते हैं, इंफीरियर गुड्स जिनको कहते हैं, उनके ऊपर आय बढ़ने के साथ साथ उनकी मांग बढ़ती नहीं है, घट जाती है। आजकल तो नहीं है, लेकिन एक पुराने समय की बात है। हम जब छोटे थे, या हमारे पापा जब बताया करते थे कि घर में जो है ना बाजरे की रोटी बनती थी, और उनसे उनके बचपन में ज्वार की रोटी बनती थी, मोटा अनाज। गेहूं बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था, कोई मेहमान वगैरह आ जाता था ना एक आध दिन, उस दिन गेहूं की रोटी बनती थी। आर्थिक स्थितियां बहुत सारे लोगों की काफी डाउन थी। कुछ एक लोग साधन संपन्न थे, तो उस समय पे बेटा क्या होता था,
कि इनको एक तरह से ये मान लें कि बाजरा वगैरह ज्वार जो है वो एक तरह से निकृष्ट वस्तुएं हैं। तो जिसके पास अगर आय बढ़ जाती थी ना तो वो इनकी मांग कम कर देता था। अब बाजरा नहीं खरीदेगा, ज्वार नहीं खरीदेगा, वो गेहूं की मांग बढ़ाएगा। इसका मतलब बाजरे और ज्वार की जो मांग है वो घट जाएगी। यानी यहाँ पे मांग का नियम एकदम उल्टा हो जाता है। निकृष्ट वस्तुओं पर उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ उनकी मांग जो है वो घट जाती है। ये निकृष्ट वस्तु। और तीसरी चीज है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं का मतलब पंखा आवाज कर रहा है, गर्म हवा दे रहा है, कूलर लगा है, कूलर ह्यूमिडिटी बढ़ा रहा है, चिपचिपा हो रहा है, एसी लगा है। तो ये जो एसी है ना, ये विलासिता की वस्तु है। मटके का पानी ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, फ्रीज लाइए। ये क्या है? विलासिता की वस्तुएं। और विलासिता की वस्तुएं अगर आय बढ़ेगी ना तो लोग खर्च करेंगे ज्यादा। कहने का मतलब विलासिता की वस्तुओं पर जो उपभोक्ता की आय का प्रभाव है वो पॉजिटिव ही होता है। यानी जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे विलासिता की वस्तुओं पर खर्च ज्यादा होगा। कहने का मतलब विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। और चौथी बात, किस पर निर्धारक तत्व इसका जो है चौथा, उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि। फैशन, अधिमान, इस तरह की चीजें जो है उन पर भी मांग निर्भर करती है। कैसे? कि अचानक से कोई चीज फैशन में आ गई। अचानक से कोई चीज फैशन में आ गई तो उसकी मांग एकदम से बढ़ जाएगी। ये लड़कियां प्लाजो पहनती है ना, हमारे बुजुर्ग लोग जो है पजामा पहना करता ढीला ढीला, है ना। उनकी मांग गिर गई थी क्योंकि आजकल की युवा जनरेशन ने जीन वगैरह पहनना शुरू कर दिया। लेकिन लड़कियों ने जो है उनकी मांग बढ़ा दी, प्लाजो पहनने लग गया। यानी एकदम से फैशन में आया कुछ साल, 5-10 साल पहले। और फैशन में आते ही इसकी मांग बढ़ गई। फैशन चेंज हुई, इस वस्तु की मांग घट जाएगी, नई चीज आएगी, उसकी मांग बढ़ जाएगी। किसी का इंटरेस्ट जो है वो किसी चीज में ज्यादा हो जाए लोगों का, तो वो जो है उसकी मांग बढ़ जाती है या घट जाती है, रुचि पर निर्भर करता है। तो ये 4 पॉइंट जो हैं वो आपकी व्यक्तिगत मांग के निर्धारक तत्व है। अब बात करते हैं बाजार मांग की। बाजार मांग के निर्धारक तत्वों के बारे में ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे का प्रश्न बन जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या इसके निर्धारक तत्व में सबसे पहली बात आती है ऋतु में परिवर्तन। मौसम की तरह से तुम बदल के जाओगे, मौसम बदला और मांग बदली। कैसे? इस महीने गर्मी का टाइम है, हम कपड़े की दुकान में जाएंगे, टी शर्ट ज्यादा खरीद के लाएंगे। और दिसंबर में जो है ना वो टी शर्ट नहीं लाएंगे। क्यों? अरे टी शर्ट पहन के कौन घूमेगा, ऊपर से तो स्वेटर डालनी है ना। मौसम बदला, टी शर्ट की मांग घट गई। इस मौसम में स्वेटर खरीदेंगे क्या? किसकी हिम्मत, इतना कलेजा स्ट्रांग किसका हो सकता है कि स्वेटर पहन के घूमेंगे। इस मौसम में स्वेटर नहीं, सर्दी के मौसम में स्वेटर की मांग बढ़ जाएगी, इस मौसम में स्वेटर की मांग घट जाएगी। ये बात बाजार मांग के संदर्भ में आती है। पहली बात ऋतु परिवर्तन। दूसरी बात जनसंख्या में परिवर्तन। किसी भी देश की, राज्य की पॉपुलेशन चेंज हो गई, जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वस्तुओं की मांग जो है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि जरूरतें बढ़ेंगी।
तीसरी बात, जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन। देखिए, जनसंख्या की संरचना का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन का मतलब कि कैसी जनसंख्या अस्तित्व। मैं एक उदाहरण से बताऊंगा आपको। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी, क्योंकि चाइना की जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वहां की सरकारों ने एक पॉलिसी लागू कर दी कि वहां पे आपको एक ही बच्चा हो सकता है, दूसरे बच्चा होगा तो आपको काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस का पालन करना पड़ेगा। इसलिए वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी है। वन चाइल्ड पॉलिसी से क्या हुआ कि लोगों के एक एक बच्चा हुआ, एक एक बच्चा हुआ, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ थी वो कम होना शुरू हो गई। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि वहां पे युवा जो है वो काफी कम हो गए, क्योंकि पहले पॉपुलेशन ज्यादा थी तो वो लोग बड़े होते गए, उनकी उम्र बढ़ती गई और बूढ़ों की संख्या ज्यादा हो गई। वहां पे वृद्ध ज्यादा और यंग जनरेशन जो है वो काफी कम हो गई। तो जनसंख्या की संरचना का मतलब वहां की संरचना कैसी है कि यंग जनरेशन है कि या वहां पे ओल्ड जनरेशन। तो वो संरचना के ऊपर किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है कि मान लीजिए एक मार्केट, हम कुछ बेचने जाए, या मान लीजिए हमारे स्कूल के सामने एक चबूतरा है, उस पे बुजुर्ग बैठे हैं, 150 बुजुर्ग बैठे हैं, और वहां पे कोई चीज बेचने जाए, वहां पे हुक्का बेचने जाए ना तो बिक जाएगा, चिलम बेचने जाऊंगा तो भी बिक जाएगा। लेकिन वहां पे जीन्स बेचने जाएंगे ना तो बुढ़िया भगा देगा कि जा है कौन उरे। कारण वहां पे जो आपका स्ट्रक्चर था पॉपुलेशन का, जनसंख्या की जो संरचना थी वो अलग तरह की थी, वहां पे ये चीज नहीं। तो जनसंख्या की स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। अगर यूथ पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो फैशनेबल आउटफिट्स जो है उनकी मांग बढ़ेगी। अगर वहां पे वृद्ध जनसंख्या है तो हो सकता है दवाइयों की मांग में वृद्धि हो जाएगी, बुढ़िया दवाई गणी। और बाजार मांग को प्रभावित करता है मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा, देश के संदर्भ में मुद्रा जारी की, करेंसी जारी की, और करेंसी की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है मांग बढ़ेगी। तो ये तो बात हुई व्यक्तिगत मांग की, बाजार मांग। अब बात करते हैं मांग फलन की। मांग फलन, फलन फंक्शन जिसको कहते हैं, एक गणितीय चीज, दो चरों में संबंध बताता है, दो चरों में संबंध बताता है। कहने का मतलब इसको यूं लिखा, एक्स बराबर फंक्शन ऑफ वाई। इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में संबंध है, बढ़ता हुआ घटता हुआ कैसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इनमें सीधा संबंध है या उल्टा संबंध है, अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों के बीच में संबंध है। तो मांग फलन का मतलब मांग का मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ संबंध को मांग फलन कहते हैं। किस तरह से लिखेंगे? मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ जो संबंध है उसको हम मांग फलन कहेंगे। मान लीजिए ये कह दिया dx, एक वस्तु x की मांग, ये किस पर निर्भर करेगा? जो जिन पे निर्भर करता है व्यक्तिगत मांग के संदर्भ में, तो पहली बात तो कीमत पर निर्भर करता है, x वस्तु की कीमत। और किस पर निर्भर करता है? संबंधित वस्तुओं की कीमतें, रिलेटिव जो थिंग्स हैं, रिलेटिव गुड्स हैं, उन पे निर्भर करता है। तो ये पी आर लिख दिया।
मान लीजिए उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है ना, और उसके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। टी लिख दूं मैं इसको, आप आई एन टी लिखें, इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। तो एक तरह से ये हो गया कि डी इज फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई एन टी, और भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मांग फलन। इसी तरह से बाजार मांग फलन में एक आध चीज और आ जाएगी, आपकी पॉपुलेशन जो है इस तरह से जुड़ जाएगी। अब बात करते हैं मांग टेबल की, मांग अनुसूची की, मांग सारणी। मांग सारणी, मांग अनुसूची शब्द ज्यादा प्रयुक्त होता है। मांग अनुसूची, मांग अनुसूची का मतलब मांग की मात्रा को किस प्रकार से दिखाएंगे, उसकी कीमत के साथ। कीमत के साथ मान लीजिए एक वस्तु ए जो है उसकी कीमत, और यहां पे इस कीमत पर ए की जो मांगी गई मात्रा है, मांगी गई मात्रा है, मान लीजिए कीमत ए वस्तु जो थी इसकी कीमत 50 रुपए किलो थी, और 50 रुपए किलो पर हम उसकी 10 इकाइयां खरीद रहे थे। ये बढ़ के 60 रुपए हो गई, और सीधी सी बात है अगर कीमतें बढ़ेंगी तो मांगी की मात्रा घटेगी। ये 8 कर दी, ये 70 कर दिया, तो मान लीजिए 6 कर दी। इस तरह से जो है ये मांग अनुसूची बन जाएगी। और यहाँ पे एक से ज्यादा वस्तुएं हैं, मान लीजिए बी भी है और उसकी भी कीमत देखें, यहाँ पे मान लीजिए वो 60 रुपए है, 70 रुपए है और 80 रुपए है, या इसी कीमत पे मान लीजिए, है ना। और इस पर जो है इसकी मात्रा कितनी हो गई, ये मात्रा मान लीजिए हम 15 खरीद रहे थे, ये 10 खरीद रहे थे, ये 5 खरीद रहे थे। तो ये जो है दूसरी वस्तु की मांग अनुसूची हो गई। और बाजार मांग अनुसूची बनाएंगे तो इन सब वस्तुओं को आपस में जोड़ देंगे। इन सब वस्तुओं का आपस में बाजार मांग कितनी होगी, 10 और 15 25। इस तरह से जो है आपकी बाजार मांग। हाँ, चलो बाजार मांग का मैं अलग से ही बताऊं, आप केवल इतना व्यक्तिगत मांग को देखिए। बाजार मांग को किस तरह से देखेंगे वो, हेलो, हाँ जी, हाँ एक मिनट, हाँ भेजा आगे भी आपने, एक मिनट देखता हूँ। 1594, 1594। हाँ जी, ठीक, ठीक है जी। ये मांग अनुसूची हो गई। व्यक्तिगत मांग के संदर्भ में, बाजार मांग के संदर्भ में बात करेंगे तो मान लीजिए वो ए वस्तु को जो है एक व्यक्ति खरीद रहा है, और दूसरा व्यक्ति खरीद रहा है, तीसरा व्यक्ति खरीद रहा है, किस तरह से खरीद रहे हैं, और फिर उन सबका जोड़ जो है बाजार मांग में जुड़ जाएगा। मान लीजिए ए वस्तु की कीमत, ए वस्तु की कीमत। अब यहां पे पहला व्यक्ति राम खरीद रहा, दूसरा व्यक्ति रहीम खरीद रहा, तीसरा व्यक्ति पीटर खरीद रहा। अब कीमत है उसकी 50 रुपए, उसके बाद में कीमत चेंज होके मान लीजिए 40 रुपए हो गई, कीमत चेंज होके 30 रुपए हो गई, और कीमत चेंज होके 20 रुपए हो गई। 50 रुपए पे राम जो है वो 50 यूनिट खरीद रहा था, रहीम जो है 45 यूनिट खरीद रहा था, और पीटर जो है वो 55 यूनिट खरीद रहा है। कीमतें गिरी हैं तो सीधी सी बात है मांग बढ़ेगी। इसने 52 किया, यहाँ पे 55 किया, यहाँ पे 57 किया। इसी तरह से इनमें भी बढ़ेगी, और इसी तरह से इसमें भी बढ़ेगी। ठीक है, ये तो व्यक्तिगत, इतना इतना देखें तो ये व्यक्तिगत मांग की बात आई। इसका इसके साथ देखें तो ये व्यक्तिगत मांग वक्र बन गया, ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची बन गई। लेकिन अगर बाजार मांग की बात करेंगे ना बेटा, बाजार
मांग, तो इस कीमत पर बाजार में कुल कितनी चीजें बिक रही हैं इन सबको जोड़ देंगे और ये हो गया 150। इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 57, 4300, 104, 156। इसी तरह से इसको भी जोड़ दो। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये आपकी बाजार मांग अनुसूची हो गई। अभी अभी फोन आया, किताब और आ गई है सीयूईटी वालों के लिए शायद। हाँ, हिंदी की किताब और आई है, कलेक्ट कर ली जाएगी। किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत है आप फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये बाजार मांग है। कल बात करेंगे मांग वक्र की और मांग के नियम। मिलते हैं कल, तब तक के लिए।